तो आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की, दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट। ये कानून का वो हिस्सा है जो सिर्फ जुर्म करने वाले को ही नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच और प्रेरणा को भी कटघरे में खड़ा करता है। चलिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब कोई जुर्म होता है तो उसका असली आर्किटेक्ट मतलब उसको बनाने वाला कौन होता है? सिर्फ वो जो सीधे सीधे जुर्म को अंजाम देता है, या फिर वो भी जिसने उस जुर्म को मुमकिन बनाया? कानून के लिए ये सवाल बहुत गहरा है और बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें देखना होगा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 48 को। यही वो सेक्शन है जो दुष्प्रेरण की पूरी नींव रखता है। तो कानून क्या कहता है? देखिए, दुष्प्रेरण का मतलब सिर्फ किसी को भड़काना नहीं है। इसके 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। पहला, किसी को उकसाना। दूसरा, किसी जुर्म के लिए दूसरों के साथ मिलकर कोई साजिश रचना। और तीसरा, जानबूझकर उस जुर्म को होने में किसी भी तरह की मदद करना। तो चलिए इन तीनों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। देखते हैं कि कानून की नज़र में ये क्या है और इनमें क्या फर्क है। तो ये है वो 3 पिलर्स, उकसाना, षड्यंत्र और सहायता, जिन पर ये पूरा कॉन्सेप्ट खड़ा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उकसाने की यानी इंस्टिगेशन की। तो पहला तरीका है उकसाना। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि कानून सिर्फ कहे गए शब्दों पर नहीं जाता बल्कि उनके पीछे की नीयत मतलब आपराधिक मंशा को देखता है। और हाँ, उकसाना सिर्फ बोलकर नहीं होता, ये इशारों से हो सकता है, किसी के बर्ताव से हो सकता है, मतलब किसी भी ऐसे तरीके से जो किसी दूसरे को जुर्म करने के लिए एक्टिवली बढ़ावा दे। लेकिन सबसे जरूरी चीज यहाँ है मेंस रेया यानी क्रिमिनल इंटेंट। ये साबित करना ही पड़ता है कि उकसाने वाले का इरादा साफ साफ जुर्म करवाने का ही था। अब यहीं पर एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर किसी ने गुस्से में आकर कुछ बुरा भला कह दिया, कुछ कड़वी बात कह दी, तो क्या उससे हमेशा ही उकसावा मान लिया जाएगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सिर्फ कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर लेना ही काफी नहीं है। उन शब्दों और असल जुर्म के बीच एक सीधा कनेक्शन, एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। मतलब ये साबित करना होगा कि उन्हीं शब्दों की वजह से वो जुर्म हुआ। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, षड्यंत्र यानी कंस्पिरेसी। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि जुर्म करने के लिए जो समझौता होता है ना, वो समझौता ही अपने आप में एक जुर्म है, भले ही वो असल जुर्म हुआ हो या ना हुआ हो। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए बस राजी हो जाएं, बस इतना ही काफी है। कानून की नजर में ये अपने आप में एक जुर्म बन जाता है। लेकिन एक मुश्किल तो है, साजिशें वो तो हमेशा छिपकर गुपचुप तरीके से ही होती हैं। तो फिर अदालत में इन्हें साबित कैसे किया जाता है? इस बड़ी चुनौती का जवाब राजीव गांधी हत्याकांड केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलता है। और ये फैसला बड़ी शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारा कानून कैसे काम करता है। देखिए, डायरेक्ट सबूत मिलना तो मुश्किल होता है, इसलिए अदालतें क्या करती हैं, वो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एक साथ जोड़कर देखती हैं। अगर सारे सुराग, सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हों तो ये माना जा सकता है कि हाँ, एक गुप्त समझौता या साजिश हुई थी। और अब आता है तीसरा रास्ता, जानबूझकर मदद करना, इंटेंशनल एड। यहाँ कानून का सारा फोकस इस बात पर होता है कि क्या मदद करने वाले को ये पता था कि उसकी मदद से कोई जुर्म होने वाला है। ये मदद कई तरह की हो सकती है, जैसे किसी को हथियार देना, भागने में मदद करना, या फिर जुर्म होते वक्त सिर्फ चुपचाप खड़े रहकर एक तरह का मौन समर्थन देना। लेकिन हर केस में ये साबित करना बहुत जरूरी है कि मदद देने वाले को उस जुर्म के मकसद की पूरी पूरी जानकारी थी। इससे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या किसी को दोषी ठहराने के लिए उसका क्राइम सीन पे होना जरूरी है, या फिर दूर बैठकर की गई मदद भी उसे एक अबेटर मतलब एक दुष्प्रेरक बना सकती है? इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चीजें बिल्कुल साफ कर दी हैं। जरूरी ये नहीं है कि मदद कैसे दी गई, जरूरी ये है कि क्या मदद देने वाले को ये मालूम था कि इसका नतीजा एक जुर्म होगा। अगर उसे ये मालूम था तो फिर वो भी उतना ही जिम्मेदार है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की उन सिचुएशंस की जब जुर्म हो जाता है, लेकिन जरा एक अलग सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्या होगा अगर किसी ने उकसाया तो, पर सामने वाले ने वो जुर्म किया ही नहीं?
यहीं पर बीएनएस की धारा 49 काम आती है। तो जैसा अभी हमने देखा, सेक्शन 48 तब लगता है जब अबेटमेंट के बाद वो जुर्म हो जाता है। ये तो एक सीधा सा मामला है। लेकिन तब क्या, जब जुर्म हुआ ही नहीं? यहीं पर सेक्शन 49 की एंट्री होती है। और ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को किसी की हत्या करने के लिए उकसाया, लेकिन बी ने मना कर दिया। अब क्या ए बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। ए को फिर भी दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारतीय न्याय संहिता सिर्फ जुर्म के नतीजे यानी आउटकम को नहीं देखती, बल्कि उसके पीछे की आपराधिक नीयत को भी सजा के लायक मानती है। मतलब जुर्म करने का इरादा ही अपने आप में एक जुर्म है। तो अब जब हमने बीएनएस के इन प्रोविजंस को समझ लिया है, तो ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये पुराने कानून यानी इंडियन पीनल कोड या आईपीसी से कितना अलग है। इस टेबल को देखें तो कुछ जरूरी बदलाव साफ नजर आते हैं। पहली बात, जो चीज आईपीसी में सेक्शन 107 में थी, वो अब बीएनएस में सेक्शन 48 में है। दूसरी बात, और ये बहुत जरूरी है, कि भाषा को काफी आसान और साफ बनाया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और तीसरी बात, नए कानून का जो अप्रोच है वो ज्यादा ब्रॉड और मॉडर्न है, जो आज के समय की मुश्किलों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म की जड़ में जो भी है, चाहे वो उकसाने वाला हो, साजिश रचने वाला हो या मदद करने वाला, उसे भी मुख्य अपराधी के बराबर ही गुनहगार माना जाएगा। और जाते जाते ये पूरी बातचीत एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। कानून की नज़र में किसी को सिर्फ प्रभावित करने और किसी को जुर्म के लिए उकसाने के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।